नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। एबीपी गंगा की खबर पर फिर से मोहर लगी है। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों की बैठक कल होगी और कल शाम हरिद्वार में पंच परमेश्वरों और अखाड़े के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक है और कल ही बैठक में बलबीर गिरी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बलबीर गिरी को घोषित किया जाएगा महंत और नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी। कल की बैठक में बलबीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा ने आज सुबह ही ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि निरंजनी अखाड़े ने बलबीर गिरी का नाम तय कर लिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। और कल की बैठक में शामिल होने के लिए निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत तमाम पदाधिकारी और महामंडलेश्वर अब से कुछ देर पहले प्रयागराज से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। बलबीर गिरी के हरिद्वार जाने पर अभी फिलहाल सस्पेंस है। बलबीर गिरी अभी प्रयागराज में ही है और हरिद्वार में होने वाली कल की बैठक के बारे में महंत रविंद्र पुरी ने जानकारी दी। महंत रविंद्र पुरी ने ही बताया कि अखाड़े ने महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी मानने का फैसला कर लिया है। मीटिंग बैठी थी, शाम को मीटिंग यहाँ बैठी हुई थी। ये तय हुआ है कि जिसके नाम वसीयत है उसी को बनाया जाएगा। परंतु मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार में हमारे श्री महंत बाकी बैठे हुए, उनसे भी वार्ता होगी। कल शाम को हम हरिद्वार में तय करेंगे कि यहाँ जो है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी कैसे नहीं होगी। और परंतु ये मेरा ये कहना है कि बलबीर पुरी को यहाँ का जो है महंत नियुक्त किया जाएगा। देखिए, हमारा पंच आधा पंच यहाँ पे, आधा पंच हमारा हरिद्वार में है। तो मुझे अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी पंच से बात होगी, तो कल हम जो है फाइनल कर देंगे। बाकी ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी को ही यहाँ का महंत बनाया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लेकर चल रही बहस जल्दी खत्म होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक साधु संतों में नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक शिष्य बलबीर गिरी को मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने पर एकमत हो गए हैं। 5 अक्टूबर को महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार होना है, जिसमें माना जा रहा है कि बलबीर के उत्तराधिकारी पर एक मत एक फैसले का ऐलान किया जा सकता है। षोडशी कार्यक्रम में करीब 8000 लोगों के शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के तमाम महात्मा और साधु संतों के साथ राजनेता और ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। सीएम योगी भी षोडशी संस्कार में शामिल हो सकते हैं। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों और दूसरे पदाधिकारियों ने महंत नरेंद्र गिरी के वसीयतनामे के आधार पर बलबीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का मन बना लिया है। अनौपचारिक बैठक में यह लगभग तय भी हो चुका है। दरअसल अखाड़े के संतों के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को ठुकराने या फिर चुनौती देने का कोई बड़ा आधार नहीं था। इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी 5 अक्टूबर के दिन बलबीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। और सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से एबीपी गंगा ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत दिखाई थी, क्या ये उस वसीयत का दबाव है कि कानूनी तौर से बलबीर गिरी का दावा ही एकमात्र है? क्योंकि चाहे हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की बात करें, चाहे हम रविंद्र पुरी की बात करें या किसी भी संत की बात करें, हर किसी ने पहले यही बयान दिया था कि जब हम सुसाइड नोट को ही उनकी राइटिंग नहीं मान रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट है उसको मानने का सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत दिखाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, बलबीर गिरी। आज सुबह 8 बजे के बुलेटिन में हमने ये खबर ब्रेक भी कर दी थी कि जो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हैं, जो पंच परमेश्वर के सदस्य हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है, बलबीर गिरी के नाम तय कर लिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। माना यह जा रहा था कि चूंकि सारे संत महात्मा जो है, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो इन दिनों प्रयागराज में ही हैं, तो 5 अक्टूबर को षोडशी से पहले या षोडशी वाले दिन बैठक करके बलबीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव भी हैं, महंत रविंद्र पुरी, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि इस बारे में बैठक कल शाम को हरिद्वार में होगी और कई संत महात्मा यहाँ प्रयागराज से हरिद्वार के लिए रवाना भी हो गए हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अनौपचारिक तौर पर यह तय कर लिया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलबीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा, उन्हीं के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान भर कल होना है। अब बलबीर गिरी हरिद्वार जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल की ही बैठक में यह तय होगा कि जो मठ की व्यवस्था है, जो मठ से जुड़ा हुआ हनुमान मंदिर है, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन उसमें कोई भी
फैसला लेने से पहले बलबीर गिरी से विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। तो कल बलबीर गिरी की ताजपोशी का ऐलान होगा, उनकी पट्टाभिषेक का ऐलान कर दिया जाएगा। कल ही इस बात का भी ऐलान होगा कि बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक और जो चादर पोशी की रस्म अखाड़ों में होती है वो आखिर कब की जाएगी। अब बहुत मुमकिन है कि 5 अक्टूबर को षोडशी है, तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद यानी 4 अक्टूबर या 6 अक्टूबर को बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक किया जाएगा, चादर पोशी की रस्म की जाएगी, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। वो लोग चादर उड़ा करके इस फैसले पर बिल्कुल वही हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और अहम चीजें हैं जिस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई अब मामले के खुलासे के लिए सीबीआई महंत के पुराने शिष्यों और मठ से जुड़े तमाम दूसरे लोगों की आर्थिक हैसियत और रसूख की परतें उधेड़ने भी शुरू कर चुकी है। इस बीच सीबीआई की टीम को महंत नरेंद्र गिरी के बेहद नजदीकी शिष्य अभिषेक मिश्रा की 4 महीने पहले हुई शादी के कुछ वीडियो मिले हैं, जिसमें बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक की शादी शाही अंदाज में हुई। एबीपी गंगा के पास शादी के कुछ वीडियो हैं। वीडियो में जिस तरह से पैसे उड़ाए गए, जिस तरह से बार बालाओं का डांस हुआ और जिस तरीके से स्वागत में रेड कारपेट बिछाई गई मेहमानों के लिए, उससे शादी के खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए लुटाए गए थे। वीडियो के आधार पर अब सीबीआई अभिषेक की इस शादी को जांच के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है और इस मामले में जल्द ही अभिषेक मिश्रा से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके अलावा जौनपुर में कुछ साल पहले बनी अभिषेक की आलीशान कोठी भी सीबीआई के सवालों के रडार पर है। तो देखिए, यही वो शादी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक की शादी में लाखों करोड़ों लुटाए गए, नोट उड़ाए गए, बार बालाओं का डांस हुआ और जिस शाही अंदाज में ये शादी हुई उसके बाद तो जिस तरीके से शादी रडार में आई थी उसके बाद सीबीआई अब इस पर भी सवाल करेगी। और चलिए सीधे रुख करते हैं कन्नौज का। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हुए। आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका है बताओ? आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ? ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे? देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारी मां बहन को भी नहीं छोड़ा, उनके कपड़े उखाड़ दिए। यही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने न जाने कितनी लोगों के बच्चे छीन लिए, पैसा चलाया, डीएमएसपी को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ाओ जाकर के। बताओ अगर डीएमएसपी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा, पुलिस ने डीएम ने लूटा, बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज बताओ झूठे मुकदमे किन पर हैं? आज झूठे मुकदमे किन पर लग रहे हैं बताओ? मैंने कन्नौज की सूची उठा करके देखी, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। बताओ 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा, बेईमानी की, और उसके बाद 307 के मुकदमे लगा दोगे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ? 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर लग चल रहा है, बाद में लग चलेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं और ये
से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? गांव में बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहाँ तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, कूड़ा डालने पे, एक दूसरे का गोबर खाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास हो बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं। जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका, बताओ पुराना वाला घर गांव का नक्शा पास है आपका? किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास नहीं तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास करा लिया होगा? वो छोड़ो हमारा आपका, उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उनके पास। जितने राजा महाराजा हैं कागज नहीं है उनके पास, उन्होंने महल के नक्शे भी नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं रही होगी, तब का नक्शा पास है क्या? तब नक्शे पास होते थे? इसलिए गरीबों को सताने के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार, लेकिन जनता इस पर जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, दुकान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आप तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया, जो कानून कहता था उसका पालन किया। हम लोगों ने, आपने जब कभी बीमारी के लिए कहा तो नाक और मुंह बंद कर लिए, महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर दिए? बता दें। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई? इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही, न अन्याय दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ, ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड को जाने कब से बना रहे हैं? एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब, मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सड़क हमारी जल्दी बना दो। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जो कि थोड़ी देर में कानपुर पहुंचने वाली है। एसआईटी के हेड सीबीसीआईडी प्रमुख जीएल मीणा को बनाया गया है। इसके अलावा एसआईटी की टीम में कई एसपी और तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं, जो कि कानपुर पहुंचने के बाद आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो की जांच करेगी, साथ ही किताबों की भी जांच करेगी। कानपुर पहुंचने के बाद जीएल मीणा टीम के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों से भी बात की जाएगी। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के मामले की जांच के लिए शासन ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी का प्रभारी सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा को बनाया गया है। हम इस समय मीणा साहब के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कुछ देर में यहाँ से सीबीसीआईडी के जो डीजी हैं और एसआईटी के प्रभारी हैं वो कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर में एडीजी जोन भानु भास्कर से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में पूरी टीम को बुलाया गया है और टीम इस बात की छानबीन करेगी कि वायरल वीडियो किस प्रकार के हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले, प्रेरित करने वाले हैं या फिर वो धर्म प्रचार से संबंधित हैं। 7 दिनों में एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। जांच में तेजी आ चुकी है। शाम को 4 बजे के आसपास डीजी जीएल मीणा कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद
वहाँ तमाम अन्य लोगों से जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए सीधे रुक करते हैं कानपुर का रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, थोड़ी देर में सीबीसीआईडी पहुंचने वाली है, किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है और इफ्तिखारुद्दीन का कुछ पता चल रहा है, कहां है इफ्तिखारुद्दीन? बिल्कुल, देखिए सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा को इस एसआईटी का हेड बनाया गया है और कानपुर जोन के जो एडीजी हैं भानु भास्कर वो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक एसपी विनोद मिश्रा, एडिशनल एसपी समीर सौरभ और महेंद्र पाल सिंह डिप्टी एसपी और 3 इंस्पेक्टर को इस पर रखा गया है और इस पर जांच करने की जिम्मेदारी होगी। अब से कुछ देर बाद सर्किट हाउस से बताया जा रहा है कि डीजी पहुंचेंगे, यानी टीम पहुंचेगी और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जीएल मीणा ने वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे उनको देख लिया है। हाँ, डीजी जो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी किन बिंदुओं पर जांच करेगी, तो वो साफ तौर पर निकल करके ये आते हैं कि जो वीडियो है उसकी प्रामाणिकता क्या है। वीडियो में चूंकि एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर, एबीपी गंगा के कैमरे पर साफ तौर पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने माना था कि वीडियो उनका है। पहले नानुकुर कर रहे थे लेकिन उसके बाद माना था कि हाँ ये वीडियो उनका है, उसमें गलत क्या है। तो वीडियो की प्रामाणिकता को कसौटी पर परखा जाएगा और उसके बाद ऐसे लोगों से बातचीत की जाएगी जिनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया गया था और जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। पूरी एक विस्तृत जांच की जाएगी, तमाम बिंदु हैं। सबसे अहम बिंदु ये होगा कि ये धर्म प्रचार का काम हो रहा था या धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था, क्योंकि अगर धर्म प्रचार का काम हो रहा था तो देश का संविधान सबको धर्म प्रचार करने की इजाज़त देता है। लेकिन धर्म प्रचार के अलावा अगर ये धर्म परिवर्तन कराने का मामला निकल आता है, यानी धर्म परिवर्तन की पाठशाला, वो भी सरकारी आवास से, मंडलायुक्त के, कानपुर मंडलायुक्त के सरकारी आवास से चल रही थी, तो ये क्राइम है, अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सजा भी है। तो ये तमाम पहलू होंगे, तमाम बिंदु होंगे जिन पर जांच की जाएगी और अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम कानपुर पहुंचने वाली है और उसके बाद एसआईटी की टीम एक बिल्कुल रतीश, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से जानकारी और अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस की हर अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। जब एबीपी गंगा की टीम इफ्तिखारुद्दीन के ऑफिस पहुंची तो पता चला कि वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं और कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। एटीएस लगातार धर्मांतरण कराने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन में उच्च पद पर बैठे एक आईएएस अफसर का जब धर्मांतरण को लेकर वीडियो सामने आया, उसके बाद अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी मच गई सत्ता के गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में। जिस तरीके से यूपीएसआरटीसी के जो चेयरमैन हैं इफ्तिखारुद्दीन, उनका जो वीडियो आया उस वक्त का, जब वो कानपुर के कमिश्नर थे, तब किस तरीके से वो कुछ लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, मतांतरण को लेकर बातें हो रही हैं। हम उनके कार्यालय में पहुंचे, ये यूपीएसआरटीसी का कैसरबाग में जो मुख्यालय, वहाँ पर पहुंचे और यहाँ उन्हीं का कमरा है ये इफ्तिखारुद्दीन का, जो यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन हैं। देखिए, यही कार्यालय है जहाँ इफ्तिखारुद्दीन बैठते हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से वो छुट्टी पर हैं, या हम कहें जब से ये मामला सामने आया है तब से वो छुट्टी पर हैं और कहा जा रहा है कि आज भी वो छुट्टी पर हैं। नाम देखिए, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, 17/2/2020 से उनकी यहाँ पर तैनाती है। इससे पहले कानपुर के कमिश्नर थे और तभी का वो वीडियो बताया जा रहा है। जब से ये वीडियो सामने में आया है उसके बाद से ही इफ्तिखारुद्दीन मीडिया से बच रहे हैं, कहीं पर भी वो जा नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें तो ख़ुद वो उन्होंने छुट्टी ली हुई है, आज भी छुट्टी पर बताए जा रहे हैं। पर इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने जिस तरीके से जांच के आदेश अब दिए हैं, उससे ये लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया और उसको लेकर अब जो किताबें भी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसके धर्मांतरण से भी जुड़ते तार नज़र आ रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है, वीडियो की हकीकत क्या है, कौन लोग थे उस वीडियो में, ये सारी चीज़ें तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। कैमरा से जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी बन चुकी है। इस बीच ऐसे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर धर्मांतरण की पाठशाला चलाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं कानपुर की सीटीएस बस्ती में रहने वाले निर्मल कुमार त्यागी।
इनका आरोप है कि 2016 में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के पास अपनी शिकायत लेकर ये पहुंचे थे। शिकायत मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर थी। जब बस्ती के लोग शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोप है कि इफ्तिखारुद्दीन ने सभी को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया था। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। नाम है निर्मल कुमार त्यागी। निर्मल जी, साल 2016 में आप किसके पास गए थे, क्या फरियाद लेके गए थे? यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट का एक प्लानिंग आई और यहाँ पर जब ज़मीन का सर्वे किया जा रहा था, एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब से जब मैंने अपनी अर्जी लगाई कि ये दलित वर्ग के लोगों की ज़मीन है, इस ज़मीन को ना लिया जाए, इसी से जीव का उपार्जन चलता है। कहने लगे कुछ नहीं होगा, ये ज़मीन जाएगी, उजाला जाएगा आपकी बस्ती को। तो फिर कहा कार्यालय में आइए। जब कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन दिया गया। उन्होंने पढ़ते ही ये कहा कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा साहब, गरीब तबके के लोग भूखों प्यासे मर जाएंगे, इस तरह से हम सड़कों पर आ जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप की सुविधाओं के लिए एक रास्ता बता रहे हैं कि यदि आप इस्लाम धर्म धारण कर लो तो फिर आपको हमारे कानपुर मदरसों से मदद मिलेगी, हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हमने कहा श्रीमान जी, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता और ये हम हिंदू हैं, हिंदू जात में मरेंगे, हम कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे।